अकाउंट्स के अंदर बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया, बैंकिंग कंपनीज। यस मैम, पढ़ लिया। फाइनेंशियल्स आते, बैंकिंग कंपनीज का कोई फाइनेंशियल का प्रॉपर फॉर्मेट है, या जो कंपनीज क्या आप फाइनेंशियल फॉर्मेट देखते वही है? मैम अक्षिता को नहीं पढ़ लो। उसको मैंने इन कर लिया है, शायद उसकी इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रही है। बैंकिंग सेक्टर का कोई अलग से फॉर्मेट पढ़ा है आप लोगों ने फाइनेंशियल्स का? यस मैम। देखिए, आपने ऐसा ही एक फॉर्मेट पढ़ा होगा इन डिटेल, ठीक है? यहाँ पे केवल वर्ड्स लिखे हुए हैं क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है कि कैसे बैलेंस शीट P&L बनते हैं, ये नहीं आएगा आपके, क्योंकि ये तो आपका अकाउंट्स कवर करता है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज से एक बैलेंस शीट और एक P&L अकाउंट दिया है, इसका इन डेप्थ नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा, ठीक है? क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। Capital, then reserves in surplus, deposits, borrowings, other liabilities and provisions. Asset side में देखिए यहाँ पे आ रहा है cash and balances with bank, balance with banks and money at call and short notice, investments, advances, fixed assets and other assets. ऐसा ही कुछ पढ़ा है या डिफरेंट पढ़ा है? प्लीज आंसर दीजिए तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगी। सही था मैम। ठीक है, तो क्या मीनिंग होता है डिपॉजिट्स का? डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स क्या होती है? मैम लोन। Balances with banks and RBI. चलो डिपॉजिट कराएंगे। बैंक में क्यों डिपॉजिट कराएंगे किसी और बैंक में अपना पैसा? खुद के बैंक में क्यों नहीं रख रहे? इन्वेस्टमेंट्स। मैम आरबीआई के पास में तो जमा कराना पड़ता है ना CRR। यस, गुड। CRR वो तो हो गया अपना CRR 4% करवाना पड़ता है। ठीक है, RBI के पास में हमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। ओके, तो बैंक्स के साथ में हम क्यों रख रहे हैं पैसा अदर बैंक के पास में? लाइक मेरा बैंक है BOB, तो मैं PNB के पास अपना पैसा क्यों दूंगी? क्या पता मैम उसको जरूरत है। मैम जो दूसरे बैंक होते हैं उनको जैसे कभी कभी जरूरत होती है, जैसे अपन पढ़ते वक्त कॉल मनी कि कभी कभी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो अपन वो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दूसरे बैंक्स को अपन दे देते हैं, तो वो होता है हमारा बैलेंस विथ बैंक्स। क्या होता है कंपनी के केस के अंदर, सॉरी बैंक्स के केस के अंदर, जैसे मेरा बैंक है PNB और मुझे पैसों की नीड है, तो मैं ये पैसे शॉर्ट टर्म के लिए नीड है मुझे कि भाई मेरे यहाँ पे कोई बंदा आ गया, उसको 50 लाख का लोन चाहिए, ठीक है ना? 50 लाख का लोन चाहिए, मेरे पास इतना अभी लिक्विडिटी नहीं है, तो मैं ये पैसा कहाँ से अरेंज करूँगी? मुझे उसे विद इन 2 days ही 50 लाख रुपीज़ देने हैं। मैं नहीं चाहती मैं अपने इन्वेस्टमेंट सेल करूं, आज से कुछ 5-6 दिन बाद में, 7-8 दिन बाद में मेरे पास में 50 लाख रुपीस आ जाएंगे, ठीक है?
तो इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन होता है, हम किसी अदर बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कि आप पैसा मांगोगे वापस से हम रिटर्न कर देंगे, या फिर आप हमें 7 दिन के लिए पैसा दे दीजिए और जब आपको चाहिए हो एक छोटा सा नोटिस दे देना 1 दिन पहले का, हम आपको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए इसी टाइप से हम भी ले सकते हैं पैसा और साथ में पैसा हम किसी बैंक को दे भी सकते हैं। तो इसलिए एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास में पड़ा रहता है। आरबीआई के पास में क्यों हमारा पैसा पड़ा रहता है, क्योंकि हर एक ब्रांच के पास में सीआरआर, एसएलआर आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, कि एसएलआर क्या होता है, Statutory liquid ratio. क्या मीनिंग होता है इसका? मैम की एक है ना, हर बैंक के पास जो भी मतलब मिनिमम कैश होता है, बैंक को खुद को अपने पास में जो भी कैश रखना पड़ता है, यस मैम, ठीक है, दैट इज एसएलआर। और बैंक को जो आरबीआई के पास में कैश रखना पड़ता है, दैट इज सीआरआर। है ना। तो जो बैंक के पास में हमारा बैलेंस पड़ा, आरबीआई के पास में हमारा बैलेंस पड़ा रहता है, दैट इज सीआरआर। अब इन सबको एक ऑडिटर वेरीफाई कैसे करता है, वो चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है। हमें ये नहीं सीखना कि कौन से हेड में क्या आएगा, वो आप आपके अकाउंट्स में सीख चुके हो। देन है एडवांसेस, फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स। तो मैं ये बैलेंस शीट आपको नहीं समझा रही हूँ, पर ऑडिट करने के लिए हमें बैलेंस शीट के हेड्स तो पता होने चाहिए। सिर्फ इसी पर्पज से ये बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो अब ऑडिटर को चेकिंग कैसे करनी है, तो मेनली तो हम यहाँ पे जो चेकिंग पढ़ रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे नीचे डिटेल में दिया हुआ है, ये एक एचओ का ऑडिट गिवन है। आपको सबको पता होगा, बैंक है जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक का एक एचओ होगा, है ना, जहाँ मेन सारे बैंक्स के ब्रांचेस के एसबीआई ब्रांचेस के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं, है ना। मेन एसबीआई होगा, उसके अंडर में बहुत सारी ब्रांचेस होगी। जैसे मेरे जयपुर में 10 जगह ब्रांचेस है, ठीक है। आपकी एक ब्रांच वैशाली में भी होगी, कहीं मानसरोवर में भी एसबीआई होगा, ठीक है, कहीं पे निर्माण नगर में भी आपका एसबीआई का बैंक होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेरी ब्रांचेस है। और एक मेन हेड होगा हमारा, वो हेड पूरे इंडिया लेवल के लिए एक सिंगल हेड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एचओ कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एचओ कहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑडिट है वो हमारी किसकी ऑडिट है, एचओ की ऑडिट है। हमारे यहाँ पे ऑडिट ब्रांचेस की नहीं है। अब पहले मैं आपको प्रैक्टिकल सिस्टम बताती हूँ कि होता क्या है। हर एक ब्रांच के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट होता है। पेज नंबर बताना। 494। हर एक ब्रांच के लिए आपको वैसे पेज नंबर की नीड ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हूँ, तो बुक में देखना ही मत, कहीं नहीं मिलेगी वो आपको। हर एक ब्रांच के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे मानो अजमेर में जो एसबीआई बैंक है उसके लिए मुझे अपॉइंट कर दिया, ब्यावर में जो एसबीआई बैंक है उसके लिए आपको अपॉइंट कर दिया, ठीक है। जयपुर में जो इतनी सारी ब्रांचेस है, अब उनके लिए अलग अलग ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। अब ये हर एक ऑडिटर उस पर्टिकुलर ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं। कौन सी ऑडिट करते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट। क्या होती है कॉन्करेंट ऑडिट, कि हम हर महीने या हर 15 दिन में या हर 20 दिन में, ये 15 दिन 20 दिन या मंथ, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ब्रांच। आप तो लोगों ने देखा होगा, कुछ एसबीआई बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना, और कुछ एसबीआई बैंक्स नॉर्मली यूं ही खाली भी रहते हैं। जैसे रूरल एरिया है, वहाँ पे इतना ज़्यादा हमारे पास में वर्कलोड नहीं होता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है वहाँ पे। और बजाय कि रूरल एरिया के अर्बन एरियाज में जो ब्रांचेस होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस का
वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ब्रांच ये डेज डिसाइड किए जाते हैं कि कितने डेज में हमें कॉन्करेंट ऑडिट पे जाना है। न्यू नाम दिया है मैंने आपको एक, ठीक है। कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि हम हर मंथली ऑडिट करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ, मंथली बार बार ऑडिट करने जाते हैं, जैसे 1 मंथ के गैप में जा रहे हैं, तो इस मंथ के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम उन ट्रांजैक्शंस को चेक करते। नाउ अगेन हम सारे ट्रांजैक्शंस चेक नहीं करते क्योंकि एक दिन में ही न जाने कितने ट्रांजैक्शंस होते होंगे, तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करें। हम एज एन ऑडिटर आपके रेंडम बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं। मैं अभी ब्रांच की ऑडिट बता रही हूँ आपको। एक बैंक पे क्या क्या काम होगा, एक बैंक पे अकाउंट ओपन होंगे, है ना, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, चाहे वो करंट अकाउंट है, ठीक है, चाहे वो कोई लोन अकाउंट है, कोई लोन लेने भी आ सकता है बैंक से, कोई एफडीज ओपन करवाने भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स बने हुए हैं, आरबीआई ने जो भी रूल्स बनाए हैं कि लोन के ऊपर, इस लोन के ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एफडीज के ऊपर अगर इतने इयर्स का है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है। लाइक लोन फाइल है तो आप किस बंदे को लोन दे रहे हो, इसकी रेपुटेशन चेक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसकी केवाईसी पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, उस बंदे के रिटर्न्स आप लास्ट ईयर के देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, जितना उसका एबिलिटी रीपे करने का है उतना ही लोन उसे दे रहे हो ना। तो ये सारी चीजें एक ऑडिटर चेक करता है ब्रांच ऑडिट के अंदर, ठीक है, कि कितने, लाइक आपको आज बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाना है, एक प्रोसेस होगा कि आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, आपका फोटो लगाना पड़ेगा, 2 बंदे की गारंटी श्योरिटी के हिसाब से जो ऑलरेडी इस बैंक के अंदर है कि भाई वो आपको जानते हैं, आप रियल में एक बंदे हो, इसका श्योरिटी हम एक सेविंग बैंक के अकाउंट के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये हर एक चीज ऑडिटर वहाँ पे चेक करता है कि क्या आपने ये सारी चीजें ली है या नहीं ली है, ठीक है। लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, आपने उससे पिछले 3 सालों के रिटर्न लिए क्या, उसकी इनकम कितनी थी, इनकम अगर उसकी थी भाई 2 लाख रुपए पर ईयर वो कमाता था, तो उसका मैक्सिमम रीपे कैपेबिलिटी कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा वो आपके साल के 50,000 रुपए चुका सकता है, ज्यादा से ज्यादा घर का खर्चा भी तो निकालेगा 2 लाख में से, ठीक है। तो आप उसे कितना लोन दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है 2 लाख रुपए पर ईयर उसको चुकाने का है, सॉरी उसका इनकम 2 लाख रुपए है और आपने 2 साल के लिए उसे 5 लाख रुपए का लोन दे दिया, वो चुकाएगा ही कैसे, 4 लाख रुपए तो अर्न करेगा, खुद के खर्चे निकालेगा, आपका पैसा कैसे चुकाएगा। तो ये तो फिक्स ही है कि आपने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। तो ऐसी सारी चीजें एक ऑडिटर ब्रांचेस के अंदर चेक करते हैं। सबसे समझ में आया जो भी मैंने अभी तक बोला आपको? यस मैम। है ना, ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हूँ क्योंकि ब्रांच ऑडिट हमारे कोर्स में नहीं है। तो नॉर्मली जो भी ट्रांजैक्शंस आपको पता है कि बैंक और कस्टमर के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर बैंक कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो सारी चीजें ब्रांचेस के अंदर ऑडिटर जाकर के चेक करते हैं, ठीक है। हमारे कोर्स के अंदर एचओ का ऑडिट है। एचओ का ऑडिट मतलब हमें मेनली इंटरनल कंट्रोल्स को और हमें मेनली अकाउंटिंग को चेक करना है क्योंकि ब्रांच ऑडिटर आपके ट्रांजैक्शंस चेक कर चुका है। एचओ तो क्या करेगा, मेन काम एचओ के पास में यहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता है कि लोग लोन लेने आ जाएंगे मुझसे, नहीं। एचओ के पास में मेन सिस्टम क्या रहता है कि उसे सारे जो ब्रांच ऑडिटर्स हैं, सारी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके पास में आते हैं। नाउ आपको कैसे काम करना है, आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, आपने
टोटल कितना डिपॉजिट से लिया, टोटल कितने एडवांसेस दिए, हर एक चीज एचओ कंसोलिडेट करके रखता है। हम उस कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की ऑडिट करना सीख रहे हैं। हम ब्रांच की ऑडिट करना नहीं सीख रहे हैं। हम किसकी ऑडिट करना सीख रहे हैं? एचओ की ऑडिट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे पहले, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये लेस इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कम आती है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रही हूँ। क्या? बैंक ऑडिटर को जो अपनी रिपोर्ट देनी है वो कैसे देनी है। ठीक है, तो वो मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये जो पैरा है, रिपोर्ट्स टू बी गिवन टू बी बाय द बैंक ऑडिटर, यहाँ से लेके जहाँ पे हमारा बैंक ऑडिट खत्म हो रहा है, ये इतना जो पैरा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पस से। तो सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ रहता है, देखिए, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड स्टेट whether the balance sheet, P&L, cash flow statement of the bank show a true and fair financial position or results of operations or cash flow respectively for the period under audit. सबसे पहले वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बताएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एज वेल एज बैंकिंग कंपनीज। हर एक बैंक की ऑडिट पे ऑडिट रिपोर्ट में यही फर्स्ट लाइंस होती है। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल्ड या नेशनलाइज्ड बैंक्स को ही ऐसा लिखना है। नाउ अनऑडिटेड ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो वहाँ पे बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो हमारे को नहीं लगता, मेन एचओ को ये नहीं लगता कि वहाँ पे हमें कोई ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गिनती के महीने में 50 ट्रांजैक्शंस होते होंगे, तो ऐसा हमें ज़रूरी नहीं लगता है। तो जो एचओ का मेन ऑडिटर है उसको क्या क्या चीज़ें दी जाती है, एक तो ये सारी ब्रांच ऑडिट की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो उसको सबमिट की जाती है। साथ में हम उसको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी 20 ब्रांचेस हैं, 20 में से 18 तो ऑडिटेड है और 2 अनऑडिटेड है। अनऑडिटेड के ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो नाउ ऑडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को ये बताना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं जो कि अनऑडिटेड है और उनसे रिलेटेड कितने एडवांसेस हैं, क्या इंटरेस्ट है, मतलब उनका बैलेंस शीट, P&L का टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, ये चीज़ उसे खुद को देखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसे अपनी कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसे लिखना पड़ेगा। तो अनऑडिटेड ब्रांचेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस शुड बी गिवन। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के अंदर केवल ऑडिटेड ब्रांचेस को कंसोलिडेट करो। अगर ऐसा हो गया तो आपकी रिपोर्ट क्या है, गलत है, क्योंकि आप एक एचओ का बना रहे हो। एचओ मतलब सारी ब्रांचेस। Also, information in respect of advance, deposit, interest income, interest expenses for such unaudited branches should be collected and disclosed in the audit report. सारे income, सारे expenses, assets, liabilities जो मेन है, जो वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब आपको audit report में लिखने चाहिए। Now, additional matters क्या क्या हैं? With as per Banking Regulation Act requires the auditor to state the following। ये सारी चीजें अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि ये सारे काम भी आपको करने हैं। क्या? whether or not the information and explanation required by him have been found to be satisfactory। आपने जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ली है, जो भी आप लोगों को एचओ वालों ने दी है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, ये लाइन आप आपकी ऑडिट रिपोर्ट में लिख के हमें बताएंगे। whether or not transactions of the company fall within the powers of a banking company। जो भी बैंकिंग कंपनी में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, एडवांसेस देना,
या फिर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना। तो ये एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उनको हमने पावर तो दी है ना करने की, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने अपने स्कोप से बाहर जाकर के कोई काम कर लिया है। तो आपको इसका रिपोर्टिंग भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में करना पड़ेगा। Whether or not the returns received from the branch offices of the company have been found adequate for the purpose of his audit। मैंने अभी अभी क्या कहा, सारी ब्रांचेस से आपकी यहाँ पे ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, उन सबको कंसोलिडेट करके एचओ वाले को एक सिंगल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो अब एचओ वाले ऑडिटर को ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि सारी ब्रांच ऑफिसेस से आपके पास में हर एक रिटर्न, हर एक ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी ऑडिट पर्पस से नेसेसरी है वो आपको मिल गया या नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ आपको आपकी ऑडिट रिपोर्ट में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मिलेगा तभी आपका ट्रू एंड फेयर एचओ का बैलेंस शीट P&L बनेगा। अदरवाइज आपको यही लिखना पड़ेगा कि हमें इस पर्टिकुलर ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला है, तो जो हमारा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है वो विदाउट दिस ब्रांच है। वेदर द P&L शो अ ट्रू एंड ये ब्रांचेस मतलब कितना एरिया कवर करेंगी, मतलब कितना एरिया, ब्रांचेस तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रहती है ना, कि लाइक जयपुर के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है ना, बट तो मैम मतलब जयपुर की यही है? नहीं, ये पूरे इंडिया की ब्रांचेस की बात हो रही है। एचओ पूरे इंडिया के लिए एक है, एसबीआई का मेन एचओ। ठीक है, हम जो एक एसबीआई का रिपोर्ट देते हैं कि भाई एसबीआई का टोटल कितना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया, तो वो तो पूरे इंडिया का लेवल पे दिया जाएगा। जितना भी एसबीआई का ब्रांचेस है उन सबका इंक्लूड करके जो रिपोर्ट बन रही है उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, whether the P&L shows the true profit or loss, in whether profit and loss for the period covered by such account, ये समझ में आ गई होगी लाइन, and any other matter which the auditor consider should be brought to the notice of shareholder of the company। इन मैटर्स के अलावा आपको अगर लगता है कि भाई बैंकिंग कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है या आपको कुछ और चीज लग रही है कि ये शेयर होल्डर को मुझे बताना कंपलसरी है, तो आपको वो चीज ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखनी चाहिए। सारे सिंपल से पॉइंट्स हैं, कुछ भी मेन बात नहीं है। ठीक है, बट ये सारी चीजें कि एक बैंक ऑडिटर को रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नाउ जो नेक्स्ट सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज LFAR। ठीक है, सबसे पहले तो इस LFAR की एक फुल फॉर्म है जो आप लोगों को याद रखनी है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। व्हाट इज LFAR? तो LFAR क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, हम ये नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट तो देते ही देते हैं। ठीक है, बट RBI ने एक रूल निकाला हुआ है कि बैंक्स की केस में ऑडिटर को LFAR भी सबमिट करना है, और एक ऑडिट रिपोर्ट तो देनी ही देनी है जिसमें ये ऊपर वाले मैटर्स रहेंगे। बट RBI ने हमें कहा है कि आप जब भी ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो तो साथ में एक और ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, दैट इज LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये यहाँ पे ऑडिट फुल फॉर्म लिखी हुई है आप लोगों की। ठीक है, नाउ ऑडिटर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक एज वेल एज देयर ब्रांचेस, यानी कि कोई भी बैंक हो, are required to submit LFAR on various matters specified by RBI। RBI ने कुछ मैटर्स स्पेसिफाइड कर रखे हैं कि ये मैटर्स का रिपोर्टिंग पूरा आपको LFAR के अंदर देना ही पड़ेगा। तो ऑडिटर एक तो मेन ऑडिट रिपोर्ट देता है और साथ में एक LFAR देता है। ठीक है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो बैंक को भी जाती है और साथ में RBI को भी जाती है। ओके, नाउ सर्टिफिकेट्स। In addition to reports, the auditor of bank branches as well as central statutory auditor of banks
have to furnish or issue various certificates as required by RBI and other regulations. RBI ने कुछ सर्टिफिकेट्स भी स्पेसिफाई कर रखे हैं, जो सर्टिफिकेट्स एक ऑडिटर को बना करके देने पड़ते हैं। किसके लिए रेस्पेक्ट में होते हैं? वो बैंक ब्रांचेस के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं और एचओ के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है एक चीज ऑब्जेक्टिव के अंदर कि ऑडिटर को क्या क्या चीजें बनानी होती है इन केस ऑफ बैंक ऑडिट। मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको क्या बताना है? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या क्या एडिशनल मैटर्स हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कहा है कि आपको आपकी ऑडिट रिपोर्ट में इन्वॉल्व करने हैं। प्लस आपकी कौन सी अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं, उनका क्या इनकम था, उनका क्या एक्सपेंसेस था, कंसोलिडेट करके आपको ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना है। ठीक है। सेकंड चीज हमें क्या देनी है बैंक ऑडिटर को? LFAR, दैट इज लार्ज फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। थर्ड, कुछ सर्टिफिकेट्स देने हैं जो RBI कहता है। कौन से सर्टिफिकेट्स है, कैसे सर्टिफिकेट्स है, LFAR में कौन सी डिटेल्स जाएगी, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का जो ऑडिट है अगर अपन उसे इन डेप्थ पढ़ने जाएं तो कम से कम हमें 1 से 1.5 महीना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ये आपके कोर्स में सिर्फ शॉर्ट में दिया है। क्यों शॉर्ट में? कि भाई बैंक ऑडिट भी होता है, होता कैसे है आपको थोड़ा सा समझ में आने लग जाए। ये पहले ब्रांच ऑडिट होती है, ब्रांच ऑडिट के बाद में एचओ की ऑडिट की जाती है। जब एचओ की ऑडिट कंप्लीट हो जाती है तो 3 चीजें ऑडिटर को सबमिट करनी पड़ती है। ये चीजें समझाने के लिए सिर्फ आपको बैंक ऑडिट दिया है। नाउ सबसे मेन चीज, आज तक मॉड्यूल के अंदर जो बैंक ऑडिट चल रही है आपके जो मेन स्टडी मॉड्यूल है ICMAI के, उनमें जो बैंक ऑडिट चल रही है वो बैंक ऑडिट बहुत ही पुराने जमाने की चल रही है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला सिस्टम पढ़ते हैं आपने CPT क्या फाउंडेशन में पढ़ा होगा, पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? यस मैम। क्या ये रियल लाइफ में चलता है आज भी? नो मैम, ये रियल लाइफ में कुछ नहीं चलता आज की डेट में। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि आज की डेट में डायरेक्टली कौन प्रॉमिस कर रहा है कि भाई 2 महीने बाद मैं तुमको पैसे दे दूंगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। ऐसा कॉल किया जाता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट मिल जाता है। ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम जा करके उसे डिस्काउंटेड करवा रहे हैं बैंक से और ये सारी चीज़ें। आज की डेट में रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर जो ऑडिट दी हुई है आपके यहाँ पे, वो सारी ऑडिट उसी के बेसिस पे दी हुई है कि BR को कैसे आप करते हैं, BP को कैसे आप करते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी क्या हो जाते हैं, हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ। हाँ मैम, ये जो बैंक होते हैं इनमें फ्रॉड्स वगैरह कैसे क्या डिटेक्ट करते हैं? मिलते हैं कि नहीं बैंक में? फ्रॉड्स वगैरह तो कम ही होते हैं। तो होते ही है। फ्रॉड्स ऐसे नहीं बोल सकते कम होते हैं, क्योंकि फ्रॉड्स यहाँ पे बहुत बार कस्टमर भी कर लेता है अपने पास अपने साथ में। ठीक है। और इसके अलावा जो लोन सेगमेंट होता है उनके सेटिंग कर लेते हैं लोन सेगमेंट वाले कि भाई हम आपको लोन दिलवा देंगे, आपका इतना रिटर्न वैल्यू नहीं है तो भी हम वो अपने को ज़्यादा लोन दे देते हैं, कम रेट्स पे कई बार दे देते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बैंक्स के अंदर चलती है, यही ऑडिटर को पकड़ना होता है। जैसे मान लो कार लोन है, कार लोन हमने फिक्स किया हुआ है भाई 2% इंटरेस्ट पे देंगे, बट कोई आपका फ्रेंड आ रहा है और आपने उसे क्या कर दिया 1% इंटरेस्ट पे ही दे दिया। ठीक है। ना उसका जितना उसका इनकम नहीं था उससे ज़्यादा आपने उसको लोन प्रोवाइड करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये चीज़ बैंक के तो इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर्स वहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, और आपने उसके नाम पे लोन करवा दिया 1 करोड़ का और वो लोन आप एंजॉय कर रहे हो। रियल में जब रीपेमेंट की बात आई तो वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो रीपेमेंट कहाँ से आएगा। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि
हमने उसकी केवाईसी नहीं करी कोई। केवाईसी मतलब नो योर क्लाइंट। हमने उसका ना कोई पैन नंबर लिया, ना हमने उसका एड्रेस लिया, सिर्फ हमारे पास में एक लोन फॉर्म ले लिया हमने कि तेरा क्या नाम पता है, नाम पता लिख दिया, साथ में कोई ना आधार लिया, ना पैन कार्ड लिया, ना ड्राइविंग लाइसेंस लिया, कोई भी हमने उसका केवाईसी नहीं करवाया है, कोई भी प्रूफ उस बंदे के लिए लिया ही नहीं है। ठीक है, फेक सिग्नेचर किए, लोन इधर से ग्रांट कर दिया। अब वो लोन कौन एंजॉय कर रहे हैं? बैंक के एम्प्लॉयज ही एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बैंक्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या अपॉइंट किए जाते हैं? ऑडिटर। कहीं आपके अकाउंटिंग सिस्टम में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए कौन अपॉइंट किए जाते हैं? ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। ओके मैम, ये कैसे पकड़ता होगा? जैसे आपने बताया फेक सिग्नेचर कर लिया, फिर लोन करवा ली। केवाईसी से देखते हैं हम लोग कि केवाईसी है या नहीं है। अगर मान लो उस बंदे की केवाईसी है सारी, कि पैन डिटेल्स भी हैं, पैन कार्ड में जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर आपके मेन फॉर्म पे आ रहे हैं ना। ठीक है, इसके अलावा जो आपका रिटर्न है, रिटर्न समझते हो ना, सब लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है। यस मैम। तो आपकी जितना इनकम है, ईयरली इनकम कितना है, तो पिछले 3 साल की रिटर्न्स मांगता है बैंक। अगर आप कभी भी लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको बोलेगा एक सीए से सर्टिफाइड करवा के पिछले 3 सालों के रिटर्न्स लेकर के आओ। पिछले 3 सालों के रिटर्न्स की इनकम के एवरेज के हिसाब से आपको लोन ग्रांट किया जाता है कि आप कितना हमें रीपेमेंट कर सकते हो। तो अब ऑडिटर जाकर के क्या चेक वैसे तो फिर वो लोन के बराबर प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लेता है ना, तो फिर रिटर्न की क्या जरूरत है उसको? तो हम कहाँ से वेरीफाई करेंगे कि आपको इनकम कितनी हो रही है? हम सिर्फ प्रॉपर्टी मॉर्गेज 100% नहीं करते हैं ना। ठीक है, और हर एक जगह पे प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की जा सकती है। कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। तो हमें कोई तो Yes, श्योरिटी चाहिए ना कि हमने आपको लोन दिया है तो आप उसका रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल भी हो या नहीं हो। आज आप मुझसे लोन लेने आ जाओ कि मैम हमें 10,000 रुपये की नीड है, आप मुझे दे दो। मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 10,000 रुपये किस बिहाफ पे दूंगी? ठीक है, 10,000 के लिए मैं बोलूँगी तो नहीं कि आप मेरे को आपकी गोल्ड की अंगूठी मॉर्गेज पे रख के चले जाओ। ठीक है, जो कुछ लोन्स होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं बैंक के अंदर, जहाँ पे आपसे सिक्योरिटी ली जाती है। जैसे बिजनेस के अंदर आपको लोन लेना है तो आपके स्टॉक पे सिक्योरिटी ले लेते हैं हम, आपकी फिक्स्ड एसेट्स पे सिक्योरिटी ले लेते हैं। बट कुछ लोन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेते। जैसे करंट अकाउंट ओपन करवाना है आपको। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन है, आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है, तो वहाँ पे हम आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। ठीक है, अब करंट अकाउंट के अंदर होता क्या है, आप एक्सेस पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब आप वो एक्सेस पैसा विड्रॉ करके भाग गए तो हम आपको एक लिमिट देते हैं कि आप कितना मैक्सिमम एक्सेस विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वो लिमिट हम कैसे डिसाइड करें कि आपको मुझे कितनी लिमिट देनी है? रिटर्न्स। ठीक है, वो लिमिट्स हम डिसाइड करते हैं आपके जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं। हम आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस देखते हैं, हम आपकी कैश बुक देखते हैं। ठीक है, हम आपसे मंगवाते हैं कि हमें इन अकाउंट्स की कॉपीज ला करके दो, आपके सेल अकाउंट की कॉपीज ला के दो। देन हम उससे डिसाइड करते हैं कि क्या हमें आपको करंट अकाउंट की लिमिट देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देनी चाहिए तो कितना मैक्सिमम देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप दिन के 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मैं आपको मैक्सिमम कितनी ज़्यादा लिमिट दूंगी? ठीक है, मैं आपको 1.5 लाख रुपए की लिमिट दे दूंगी। ठीक है, 3 लाख की लिमिट दे दूंगी। 1 करोड़ की लिमिट तो नहीं दूंगी ना मैं आपको कि 1 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ योर क्लाइंट हम क्या करते हैं, आपको एक लिमिट प्रोवाइड करवाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो अनसिक्योर्ड होती है, ठीक है, जो सिक्योर्ड है हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है कि भाई तू भाग भी गया तो भी मेरा तो पैसा सिक्योर्ड है। बट वहाँ पे भी अगेन हमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सिक्योरिटी कभी भी हम
जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लें। हम आपसे सिक्योरिटी कम भी ले सकते हैं। हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, पर सिक्योरिटी हम 50 लाख के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपने बाकी के 50 लाख नहीं चुकाए तो फॉल्ट में तो हम ही रह गए ना, नुकसान तो हमारा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आपके लास्ट ईयर्स की इनकम का हम प्रूफ लेते हैं। चलिए रिज्वाइन कर लीजिए वापस से।